हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का न्यू टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं एडमिशन ऑफ ए पार्टनर। उसमें हम लोग एक न्यू टॉपिक पढ़ेंगे जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अभी तक तो हम लोग वेट कर रहे थे कि आरबीएससी से कुछ नोटिफिकेशन आ जाएगा और ये टॉपिक तुम्हारा हट जाए, क्योंकि सीबीएसई में ये टॉपिक हट चुका है। तो हम भी ये वेट कर रहे थे कि शायद आरबीएससी का नोटिफिकेशन आ जाए और तुम्हारा भी ये टॉपिक हट जाए, लेकिन अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। तो हम ये टॉपिक को पढ़ेंगे। देखो ये टॉपिक है क्या, साझेदारों की पूंजी का समायोजन, एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। जैसा कि अभी तक हमने पार्टनर्स एडमिशन ऑफ ए पार्टनर्स में हम लोग ने पढ़ लिया है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कैसे निकालते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, फिर हम लोग ने पढ़ा था मेथड्स ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फिर रीवैल्यूएशन, ये सारी टॉपिक्स हमने पढ़ ली। अब इसका एक सिर्फ लास्ट पार्ट बाकी है, ये वाला पार्ट। ये करने के बाद अब जो तुम्हारे जो बैलेंस शीट वाले क्वेश्चंस है वो तुम लोग सारे प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, चलो ये टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। ये होता क्या है देखो, ये तो तुम्हें पता है कि नया साझेदार क्या लेकर आता है, पूंजी लेकर आता है। अब नए साझेदार जो पूंजी लेकर आता है उसी को हम लोग क्या करेंगे, बेस लेकर हमें क्या फाइंड करना है, बाकी भी साझेदारों की पूंजी कर मतलब निकालनी है। उसे हम क्या कहते हैं, साझेदारों की पूंजी का समायोजन। तो सबसे पहले ये एडजस्टमेंट जब भी हम लोग करेंगे तो हमें पहले क्या चाहिए होगा, हमें पहले नया लाभ हानि अनुपात निकालने आना चाहिए। देखो अभी तक हमने त्याग का अनुपात ये तो सीख लिया था, और ये कहाँ पे यूज होता है वो भी हमने देखा कि त्याग का अनुपात सिर्फ कहाँ पर यूज होता है, गुडविल निकालने के लिए। गुडविल का जो नया साझेदार लेकर आता है उसका हिस्सा बांटने के लिए हमें क्या चाहिए, त्याग का अनुपात, और कहीं पर भी काम नहीं आएगा। तो वैसे ही हमें साझेदार की पूंजी खातों का समायोजन करने के लिए हमें क्या निकालना होगा, सबसे पहले नया अनुपात। क्वेश्चन में दिया है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं दिया है तो पहले हमें नया अनुपात निकालना पड़ेगा। अब नया अनुपात कैसे निकालते हैं वो तुम्हें आता है। हम लोग ने टोटल 6-7 केसेस देखे थे नया अनुपात कैसे निकालते हैं। नॉर्मली बैलेंस शीट वाले क्वेश्चन में तुम्हें ज्यादातर आएगा हमारा केस 1, जो सिंपल, जहाँ पे ए और बी साझेदार होते हैं और नया साझेदार आ रहा है, बस उतना ही। ज्यादातर केसेस में, सारे केसेस में नहीं कह सकता मैं, लेकिन ज्यादातर केसेस में अपना कौन सा यूज होगा, केस 1 यूज होगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, नया अनुपात। ये हमने निकाल दिया नया अनुपात। फिर इसके बाद अब देखो यहाँ पे 3 कैटेगरी है, इसमें 3 ऑप्शंस है। फर्स्ट वाला पहले, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर पुराने साझेदारों की पूंजी का समायोजन। वापस देखना, नए साझेदार की पूंजी के आधार पर, इसका मतलब हमें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, नए साझेदार की पूंजी दे रखी होगी, नए साझेदार की पूंजी हमें क्वेश्चन में दे रखी होगी। इसको हमें आधार मानकर बाकी साझेदारों की भी हमें पूंजी ज्ञात करनी है। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल नया साझेदार ला रहा है समझो 1 लाख, और इनका जो नया अनुपात वो हमने निकाला 1-1-1। अब नया साझेदार की पूंजी अगर 1 लाख है और उसका भाग कितना है, यहाँ पे 1 दिया है, तो वो बाकी सारे साझेदार चाहते हैं कि हम भी इसी के हिसाब से हमारी भी पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1-1 लाख होनी चाहिए। तो मान लो कि बाकी साझेदार की पूंजी, जैसे ए की पूंजी है 1,25,000 और बी की पूंजी है 95,000। अब ये क्या चाहते हैं कि इनकी भी पूंजी कितनी होनी चाहिए, 1-1 लाख होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या होगा, जिसकी पूंजी व्यापार में ज्यादा लग रही है वो पैसे निकाल लेगा, और जिसकी कम पूंजी लग रही है वो पैसे लेकर आ जाएगा। ये तो हो गया एक तरीका। ठीक है, समझ में आया। अब निकालते कैसे है पहले वो हम लोग समझेंगे अच्छे से। ये सब तो सिर्फ एग्जाम्पल था। देखो हमें क्वेश्चन में सबसे पहले क्या निकालना है, नया अनुपात निकालना है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा होगा, तो नए साझेदार की पूंजी और नए साझेदार का हिस्सा। हमें ये दोनों चीज हमेशा, हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन की बात कर रहा हूं, हमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में नए साझेदार की पूंजी और नए साझेदार का हिस्सा हमें क्वेश्चन में दे रखा होगा। तो मान लो ये दिया है 1 लाख, और इसको जो हिस्सा दे रहे हैं हम लोग, वो दे रहे हैं हम लोग 1/5। तो सबसे पहले हमें इसको बेस मानकर हमें क्या निकालना है, फर्म की पूंजी ज्ञात करनी है।
बताओ फर्म की पूंजी हम कैसे निकालेंगे? हमने ये पहले देखा था, 1,00,000 इंटू इसके हिस्से को क्या कर देंगे हम लोग, रिवर्स कर देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 5,00,000। ये आ गया 5,00,000। अब ये जो 5,00,000 आया है ये क्या है, पूरे फर्म की पूंजी है। अब ये पूरे फर्म की पूंजी हम क्या करेंगे, तीनों साझेदारों में बांट देंगे। तीनों साझेदारों में बांटना है मतलब ए, बी और सी। कौन से अनुपात में, तो उनके न्यू रेशो में, ये तीनों में हमें क्या कर देना है, बांट देना है। मान लो इनका रेशो है 2, 2 और 1, इनका रेशो। नया अनुपात क्वेश्चन में हमने निकाल लिया 2, 2, 1। अब कैसे करना है देखो, यहाँ पे ए का हिस्सा हम कैसे ज्ञात करेंगे, 5,00,000 इंटू इसका कितना है 2 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा 5। तो इसका आंसर कितना आएगा 2,00,000। ऐसी सेम बी का भी कितना आ जाएगा 2,00,000 और सी का तो क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है 1,00,000। तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना है, देख लो वापस से एक बार समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और है बहुत इजी है, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए समझना वापस से। क्वेश्चन में क्या दिया होगा, सबसे पहले नए साझेदार की पूंजी दी होगी और नए साझेदार का हिस्सा दिया होगा। इससे हम लोग क्या निकालेंगे, फर्म की पूंजी निकालेंगे। फर्म की पूंजी कैसे निकालना है, 1,00,000 इंटू इसके हिस्से को उल्टा कर देंगे, तो ये आ गया हमारा फर्म की पूंजी। अब ये फर्म की पूंजी को तीनों साझेदारों में उनके नए अनुपात में हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। अब ए की पूंजी कितनी आई 2,00,000, बी की पूंजी कितनी आई 1,00,000 और सी की पूंजी कितनी आई 1,00,000। अब तुम्हें क्या करना है, इसके बाद ए और बी की समायोजित पूंजी तुम्हें निकालनी है। समायोजित पूंजी का मतलब क्या होता है, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद तुम्हें उनकी पूंजी निकालनी है। मान लो अब ए की पूंजी आई 2,25,000, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद ये कहां से मिलेगी, तो जो हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम सारे एडजस्टमेंट करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्लोज करते हैं तो क्रेडिट साइड की टोटल करते हैं, उसमें डेबिट साइड का माइनस करते हैं, तो एक फिगर आता है, वो फिगर होता है ये वाला, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद। और बी का मान लो, बी का आंसर आया 1,85,000। ये उनकी पूंजी हमें कहां से मिली, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से। अब हमें ये पूंजी को इससे कंपेयर करना है। देखो ए की पूंजी पुस्तक में कितनी है 2,25,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी, सिर्फ 2,00,000। इसका मतलब इसकी पूंजी 25,000 से ज्यादा है। समझ में आया, इसकी पूंजी 25,000 से ज्यादा है। वैसे ही सेम इसकी पूंजी पुस्तक में कितनी है 1,85,000, लेकिन होनी कितनी चाहिए थी 2,00,000। इसका मतलब इसकी पूंजी 15,000 से कम है, इसकी ज्यादा है और इसकी कम है। अब क्वेश्चन में हमें दे रखा होगा कि ये जो एडजस्टमेंट है ये हमें किस में करना है। दो ऑप्शन है, या तो कैश में या फिर चालू खाते खोलकर। समझ में आ रहा है, देखो अगर कैश में कर दिया इसका मतलब क्या है, ए 25,000 रुपए फॉर्म से निकाल लेगा क्योंकि उसकी पूंजी ज्यादा थी, तो उसने 25,000 रुपए फॉर्म से निकाल दिया। और बी क्या करेगा, 15,000 रुपया और लेके आ जाएगा ताकि उसकी भी पूंजी कितनी हो जाएगी 2,00,000। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है, हम साझेदारों के चालू खाते खोल देंगे, मतलब ये जो बैलेंसिंग फिगर आएगा ये हम लोग कहां ट्रांसफर कर देंगे, उनके चालू खाते में। ठीक है, ये क्लियर, समझ में अच्छे से। अब ये चालू खाते खोलकर कैसे करना है ये क्वेश्चन में समझेंगे अच्छे से, क्योंकि वहां पे जब मैं पूरा कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा तब तुम्हें अच्छे से समझा दूंगा कि जो डिफरेंस आता है वो हमें कहां दिखाना है, चालू खाते में दिखाना है। और वो चालू खाते का सेकेंड इफेक्ट कहां लिखना है, तो बैलेंस शीट में लिखना है। ये सारा मैं तुम्हें समझा दूंगा जब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा। लेकिन फिलहाल तुम्हें ये समझ में आया कि जो फर्स्ट ऑप्शन है उसको सॉल्व कैसे करना है, वो इंपॉर्टेंट है। ये तो हम लोग चलो बाद में मैं क्वेश्चन में समझा ही दूंगा, मेन ये निकालना कैसे है वो तुम्हें अच्छे से समझना है। ठीक है, चलो अब इसमें से जो जो तुम्हें यहाँ दिख रहा है अच्छे से समझ में आ रहा है वो कॉपी कर लो, फिर हम लोग हमारा सेकेंड पार्ट देखते हैं। चलो फर्स्ट एडजस्टमेंट पढ़ने के बाद अब हम लोग देखते हैं हमारा सेकेंड टाइप जो है। देखो ध्यान से समझना, पहले वाले में हमें
नए साझेदार की पूंजी और नए साझेदार का हिस्सा कितना है वो क्वेश्चन में दे रखा था। लेकिन यहां पे अब देखना, पुराने साझेदार की पूंजी के आधार पर नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करना, मतलब इस क्वेश्चन में हमें नए साझेदार की पूंजी हमें ज्ञात करनी है, हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखा है, ठीक है। पर नए साझेदार का हिस्सा जरूर दे रखा होगा, नए साझेदार की पूंजी हमें क्वेश्चन में नहीं दे रखी है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो। चलो मान लेते पहले दो साझेदार है ए और बी। सी को जो हम हिस्सा दे रहे हैं वो कितना दे रहे हैं, 1/4। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो सी का हिस्सा है 1/4, तो रिमेनिंग प्रॉफिट हम कैसे निकालते हैं, याद करो 1 - 1/4, तो ये कितना आ जाएगा 3/4। सबसे पहले यही निकालना है, सी का अगर हिस्सा दे रखा है तो रिमेनिंग प्रॉफिट निकालो जो कितना आएगा 3/4। अब तुम्हें ए और बी की समायोजित पूंजी निकालनी है। अब ये वापस से समायोजित पूंजी निकालोगे कैसे, तो समायोजित पूंजी निकालने के लिए हमें वही वापस से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सब बनाएंगे, सारे एडजस्टमेंट करने के बाद हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्या करते हैं, क्लोज करते हैं। ध्यान आ रहा है, ए का क्रेडिट का टोटल करेंगे, जितना भी डेबिट होगा उसमें से माइनस करेंगे, तो वहां पे हमें ए की कैपिटल मिल जाएगी। ऐसी सेम बी का भी क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का माइनस करेंगे, तो वहां पे हमें बी की कैपिटल मिल जाएगी। ना ये जो दोनों की कैपिटल आएगी, ये ए और बी दोनों की कैपिटल होगी, ये दोनों की कैपिटल है, और ये जो रेशो है वो भी ए और बी का है, क्योंकि हमने इसमें से सी का हिस्सा निकाल दिया। अब इन दोनों को लेके हम क्या निकालेंगे, फर्म की पूंजी। ये दोनों को लेके हमें क्या करना है, फर्म की पूंजी निकालनी है। अब मान लो ये तुम्हारा जो आंसर आया वो आया 3 लाख, ए और बी को प्लस करके तुम्हारा आंसर आया 3 लाख। अब तुम्हें क्या करना है, ये 3 लाख इंटू इसको तुम्हें क्या कर देना है, उल्टा कर देना है, तो ये 1, तो ये आंसर कितना आ जाएगा 4 लाख। अब ये 4 लाख क्या हो गया, तुम्हारे फर्म की पूंजी। बस अब फर्म की पूंजी आ गई, इसमें से हम लोग 1/4 हिस्सा करेंगे तो सी की पूंजी आ गई। और उसके बाद अगर फिर से क्वेश्चन में बोला है कि हमें पूंजी को समायोजित करना है, तो फिर हमें मेथड 1 के पास जाना पड़ेगा। मतलब यहां से हम लोग क्या निकाल रहे हैं, सी की पूंजी ज्ञात कर रहे हैं, बस इतना ही। देखो यहाँ पे अब सी की पूंजी कितनी आएगी, ये 4 लाख इंटू सी का हिस्सा कितना है 1/4, तो सी की पूंजी कितनी आ गई 1 लाख। तो हमें देखो पुराने साझेदारों की पूंजी के आधार पर हमने क्या ज्ञात की, नए साझेदार की पूंजी ज्ञात करी, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकेंड वाला पार्ट। और थर्ड वाला पार्ट तो बहुत इजी है, पहले ये एक बार लिख लो। चलो अब हम ये जो इसका तीसरा पार्ट है वो हम लोग देखेंगे, जो है जबकि नई फर्म की पूंजी दी गई है। देखो हम अभी तक क्या कर रहे थे, इन दोनों से हम लोग क्या निकाल रहे थे, नई फर्म की पूंजी निकाल रहे थे, और यहाँ पर क्वेश्चन में ही हमें क्या दे रखा है, नई फर्म की पूंजी दे रखी है। तो ये तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। कैसे, नई फर्म की पूंजी दे रखी है, हमें क्या निकालना है, नया अनुपात निकाला है, और उस नई फर्म की पूंजी को तीनों साझेदारों में बांट देना है, ठीक है। अब सिर्फ खाली लास्ट में याद रखना कि इसमें ये समायोजन करने में जो भी बैलेंस आएगा, ये हमें एडजस्टमेंट कहाँ करना है, या तो कैश में करना है या करंट में करना है। क्वेश्चन में अगर दे रखा होगा कैश में तो कैश में करेंगे, करंट में तो करंट अकाउंट में करेंगे, और अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा है तो हमें किस में करना है, कैश में करना है, ठीक है। चलो अब ये तुम लोग ने समझ लिया है अच्छे से। अब इस पे हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो क्वेश्चन हमें पूरा नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना है, सिर्फ इसका एक ही एडजस्टमेंट आएगा, मतलब बाकी क्वेश्चन को हमें जैसे हम लोग नॉर्मली सॉल्व करते हैं वैसे ही करना है। सारे एडजस्टमेंट करने के बाद फिर हम रीवैल्यूएशन अकाउंट को भी क्लोज कर लेंगे। ये एडजस्टमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट चाहिए। समझ में आया? चलो अभी हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, तुम लोग भी समझ लो कैसे करते हैं पार्टनर्स कैपिटल एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग
लोग देखते हैं क्वेश्चन जो है तुम्हारे पेज नंबर 79 पे, जो है क्वेश्चन नंबर 4। चलो रीड करते हैं साथ में। L, M and N were partners in a firm sharing profits in the ratio of 3:1. Their balance sheet on 31st March 2017 was as follows। एक हमें बैलेंस शीट दी गई है। अब देखो एग्जाम में तुम्हें तुम्हारा टाइम बचाना है, करेक्ट? तो कैसे बचाओगे? देखो छोटी छोटी बात है, ये बैलेंस शीट को रीड करना ही नहीं है। क्यों? क्या करना है अपने को बैलेंस शीट रीड करके? तो हमें पता है कि कौन सा आइटम हमें कहाँ लिखना है, नहीं। तो जो फर्स्ट स्टेप तुम्हारा होता है ना, जिसमें तुम्हें टाइम बचाना, तो खाली क्या करना है, एडजस्टमेंट को शॉर्ट में देखना है। जैसे देखो अगर तुम लोग फटाफट देखोगे तो थर्ड एडजस्टमेंट किसका है? इन्वेस्टमेंट। सिर्फ ऐसे ही देखना है बस, पूरा क्वेश्चन तो अभी रीड ही नहीं कर पाएंगे। इन्वेस्टमेंट पे डॉट लगा दिया, फिर है मशीन, मशीन पे डॉट लगा दिया, फिर क्रेडिटर दिख रहा है, क्रेडिटर पे डॉट लगा दिया, फिर दिख रहा है ओ प्रोपोर्शनेट कैपिटल, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, तो डेटर्स पे डॉट लगा दिया, फिर प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और है तो डेटर्स पे एक और डॉट लगा दिया। ऐसे सी एडजस्टमेंट सारे पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन कब? जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट एटलीस्ट ये तो पता चल जाए कि किस पे हमें डॉट लगाना है। तो तुम्हें सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक छोटा सा मशीन, जैसे ही मशीन पढ़ा डॉट, स्टॉक देखा डॉट, फर्नीचर देखा डॉट, क्रेडिटर्स देखा डॉट, ये डॉट लगा दिया। अब आजा सीधा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे पोस्टिंग करते जाएंगे। वो स्टेप तुम्हें करते जाना है। देखो फर्स्ट क्या है, पहले बैंक। तो बैंक को हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये लिख दिया हमने 28,000। फिर नेक्स्ट है हमारा डेटर्स, एक लाइन छोड़ देंगे इसमें, डेटर्स। नाउ डेटर्स पे 2 डॉट लग गए। अगर 2 डॉट लग गए डेटर्स पे तो हमें कितनी लाइन छोड़नी पड़ेगी? 3 लाइन छोड़नी पड़ेगी। फिर है अपना स्टॉक। नाउ स्टॉक कोई डॉट नहीं है तो सीधा लिख देंगे हम लोग आउटर कॉलम में। फिर है हमारा इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट पे डॉट है तो हम लोग ये लिख देंगे इनर कॉलम में। फिर है फर्नीचर, तो ये फर्नीचर है 20,000 जिस पे डॉट नहीं है तो सीधा आउटर कॉलम में। फर्नीचर के बाद है मशीनरी, मशीनरी पे डॉट है तो हम लोग लिख देंगे इनर कॉलम में, ये आ गया 70,000। फिर है प्रॉफिट एंड लॉस, जो हम लोग यहाँ नहीं लिखते, हम लोग क्या करते हैं पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पार्टनर्स कौन है? L, M और N, L, M और N। यहाँ पे हमें क्या लिखना है? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और 12,000 को, सॉरी, अब यहाँ पे एक पार्टनर और है, मतलब 4 पार्टनर्स है तो हमें और छोटा छोटा लिखना पड़ेगा। 3 तो पहले से ही है, एक चौथा पार्टनर और आ रहा है। तो 12,000 को हम कौन से रेशियो में बांटेंगे? 3:1 में बांट देंगे। तो 6:2, तो इसमें आ जाएगा 6,000, इसमें आ जाएगा 4,000 और इसमें आ जाएगा 2,000, करेक्ट। फिर देखो एसेट साइड कंप्लीट। अब लायबिलिटी साइड में हम लोग आ जाएंगे। लायबिलिटी साइड में फर्स्ट पहले क्या दिया हुआ है? क्रेडिटर्स, तो क्रेडिटर्स को हम इनर कॉलम में लिख देंगे 1,68,000। फिर एक लाइन छोड़ दो। फिर है जनरल रिजर्व, जो हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। पहले क्या लिखना है हमें? कैपिटल, तो वो आ जाएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब इसमें हमें लिखना है 1,20,000, फिर हमें लिखना है 80,000, फिर हमें लिखना है 40,000। ये तीनों का लिख दिया। अब जनरल रिजर्व, तो बाई जनरल रिजर्व अमाउंट कितना है? 42,000। 42,000 को 3:1 में डिवाइड करेंगे तो 6, 7, 7 3 are 21,000, 7 2 are 14,000 और 7 1 are 7,000। ये हम लोग ने जनरल रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब हम लोग एक एक एडजस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। On the above date, O was admitted as a new partner and it was decided that the new profit sharing between L, M, N and O will be 2:1. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चन में दे रखा है। तो कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए तो अच्छा है, लेकिन गुडविल के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट नंबर 1 हम लोग क्या फाइंड कर लेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले एल का ओल्ड रेशियो कितना है? 3/6 माइनस न्यू रेशियो कितना है? 2/6, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1/6। फिर है एम का है 2/6 माइनस न्यू रेशियो भी कितना है? 2/6, तो इसका आ जाएगा 0/6। फिर एन का है 1/6 माइनस ये भी है 1/6, तो इसका भी 0/6। इसका मतलब ये दोनों कोई भी सैक्रिफाइस नहीं कर रहा है, सिर्फ कौन कर रहा है? एल।
तो गुडविल का शेयर सिर्फ किसको मिलेगा, एल को मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं आगे। गुडविल of the firm was valued at 1,80,000 and O brought his share of goodwill premium in cash। मतलब पूरे फर्म का गुडविल दिया है और O अपना शेयर कैसे लेकर आ रहा है, कैश में। तो यहाँ पे हम लोग एक और वर्किंग नोट बना लेंगे। वर्किंग नोट नंबर 2 क्या दिया है, गुडविल ऑफ फर्म। गुडविल ऑफ फर्म क्वेश्चन में दिया हुआ है हमें 1,80,000। अब इसमें से किसका शेयर निकालना है, हमें O का शेयर निकालना है। तो कैसा आएगा, 1,80,000 का O का शेयर कितना है, तो 1/6 है O का शेयर। नाउ गुडविल कितना आया, 30,000। वो अपना शेयर कैसे लेकर आ रहा है, कैश में। तो ये 30,000 हम लोग क्या करेंगे, एक तो अपने कैश में प्लस कर देंगे और इसका शेयर सिर्फ किसको मिलेगा, एल को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो हमेशा तो हम लोग गुडविल लिख रहे हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में दिया है प्रीमियम फॉर गुडविल, तो ये लिखेंगे बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये किस में लिखना है, सिर्फ हमें एल के अकाउंट में लिखना है। होप तुम लोग को दिख रही है अमाउंट, बिकॉज छोटा हो गया है, बिकॉज जगह थोड़ी सी कम है और एडजस्टमेंट इसमें बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट, द मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट वॉज 36,000। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट अभी कितना है बुक्स में, 60। मार्केट वैल्यू हो गई है 36, मतलब अपने लिए क्या है ये, लॉस। तो लॉस कितने का हुआ, 24,000 का। इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे रीवैल्यूड। सिंपल वर्ड्स लिखो तुम लोग, रीवैल्यूड। नाउ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई तो अपने लिए क्या है ये, लॉस। और लॉस हम लोग कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड में। यहाँ पे लिखेंगे टू इन्वेस्टमेंट और अमाउंट आ जाएगा 24,000। नेक्स्ट है, मशीनरी विल बी रिड्यूस्ड टू 58,000। मतलब मशीनरी 70 है, इसकी वैल्यू हमें कितनी कर देनी है, 58,000। इसका मतलब लॉस कितने का हुआ, 12,000 का। क्या लिखेंगे यहाँ पे, रीवैल्यूड। एसेट की वैल्यू कम हो रही है, कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड में, टू मशीनरी अकाउंट, कितना आ जाएगा, 12,000। लिख दिया हम लोग ने मशीनरी का भी एडजस्टमेंट। फिर A creditor of 6,000 was not likely to claim the amount and hence to be written off। मतलब क्रेडिटर्स को हमें क्या करना है, रिटर्न ऑफ करना है। कितना अमाउंट है, तो ये है 6,000 माइनस कर देंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,62,000। और यहाँ पे अपना क्रेडिटर्स कम हो रहा है। क्रेडिटर्स अगर कम होगा तो अपने लिए प्रॉफिट, तो बाय क्रेडिटर्स अकाउंट अमाउंट कितना आ जाएगा, तो 6,000। क्लियर। फिर है O will bring proportionate capital so as to give him 1/6 share in the profits of the firm। मतलब O की कैपिटल हमें नहीं दी गई है, O प्रोपोर्शनेट कैपिटल लेकर आएगा। तो ये कौन सा वाला हो गया, अभी हम लोग ने देखा था इसमें सेकंड वाला एडजस्टमेंट, जहां पे O की कैपिटल नहीं दी गई है, O की कैपिटल हमें फाइंड करनी है। करेंगे हम लोग आगे। नेक्स्ट है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी मेंटेन एट 5% एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स बी मेड एट 2%। ये दोनों भी हमें किस में से करना है, अपने डेटर्स में से करना है। पहले हमें क्या करना है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स ये हमें कितना करना है, 5%। तो 40,000 का 5% कितना आएगा, 2,000। तो ये लिख दिया हमने 2,000। नाउ बैलेंस कितना बचेगा, तो ये बचेगा बैलेंस 38,000। फिर इस 38,000 में से हम लोग क्या माइनस करेंगे, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये कितना करना है, तो 2% करना है। 2% किसका करना है, 38,000 का 2%। तो ये आ जाएगा 760। आउटर कॉलम में कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 37,240। ये हम लोग ने शायद 11th में पढ़ रखा है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट। ये हम किस में से माइनस करते हैं, डेटर्स में से माइनस करते हैं। और ये दोनों भी अपने लिए क्या है, लॉस। कहाँ लिखेंगे लॉस को, डेबिट साइड में। तो यहां पे क्या आ जाएगा, पहले प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स जो है 2,000 और फिर 2 प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, और ये अमाउंट कितना है, तो 760। अब लगभग सारे एडजस्टमेंट खत्म हो गए, सिर्फ एक ही एडजस्टमेंट बाकी है। मैंने बताया था कि पहले हमें सारे एडजस्टमेंट करने हैं, फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट भी क्लोज करना है। जो एडजस्टमेंट कैपिटल एडजस्टमेंट है वो हमें कब करना है, यहाँ पे करना है। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। नाउ देखो, क्लोज करने के लिए
हमारे पास ऑप्शन है, तुम्हारे पास नहीं है, तुम लोग यूज नहीं करेंगे। कौन से टोटल ज्यादा लग रही है? ये वाली टोटल। तो 36, 37, 38, 38,760 यहाँ पे भी लिख देंगे 38,760 माइनस कर देंगे तो बैलेंस आएगा 32,760। अब ये क्या करना है हमें? तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो बाई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एल, एम और एन। कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में जो है 3:1। तो ये 32,760 को डिवाइड बाई करेंगे 6, फिर इनटू करेंगे 3, तो इसका आंसर आ रहा है 16,380। फिर सेकंड का आंसर आ जाएगा 10,920 और थर्ड का आंसर आ जाएगा 5460। तुम्हें मैन्युअली करना है, तुम्हें कैलकुलेटर बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। अब इसका सेकंड इफेक्ट, यहाँ क्रेडिट, तो यहाँ पर हम लोग कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड में। यहाँ पर क्या आ जाएगा? टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसके अकाउंट में लिख देंगे 16,380, इसके अकाउंट में लिख देंगे 10,920 और इसके अकाउंट में लिख देंगे हम लोग 5460। नाउ ये एडजस्टमेंट करने के बाद अब हमें क्या फाइंड करनी है? ओ की कैपिटल, जो हम लोग करेंगे एडजस्टमेंट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल। ना देखो वर्किंग नोट नंबर 3 समझना अच्छे से हम लोग कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या निकालना है बताओ? तो हम पहले निकालेंगे एल की कैपिटल, एम की कैपिटल और एन की कैपिटल। ये क्या है? हमारी एडजस्टेड कैपिटल, जो कैसे आएगी? क्रेडिट माइनस डेबिट। सबका हम लोग क्रेडिट माइनस डेबिट करेंगे तो हमें तीनों की क्या मिल जाएगी? कैपिटल मिल जाएगी। चलो चेक करते हैं। पहले एल का 1,20,000 प्लस 21,000 प्लस 30,000 और इसमें से माइनस कर देंगे 6,000 और माइनस कर देंगे 16,380। तो इसकी कैपिटल आई 1,48,620। अब ऐसे ही एल का निकालेंगे तो 80,000 प्लस 14,000 और माइनस करेंगे 4,000 माइनस 10,920। इसकी कैपिटल आई 79,080 और एन की कैपिटल 47,000 माइनस 2,000 माइनस 5460। इसकी कैपिटल आई 39,540। अब क्या करना है तुम्हें? इन तीनों का टोटल कर लेना है। तो 70,080 प्लस 148,620, इसकी टोटल आ गई 2,67,240। ये है तीनों की कैपिटल, एल, एम और एन की कैपिटल। अभी भी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है। अब देखो क्या करना है हमें। यहाँ पे लिखना है ओ का शेयर। ओ का शेयर कितना है? तो 1/6। तो रिमेनिंग शेयर कैसा आएगा? 1 माइनस 1/6, तो वो आ जाएगा 5/6। अब हम लोग फाइंड करेंगे टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। कैसे? ये 2,67,240 इंटू क्या कर देंगे हम लोग? इसको रिवर्स कर देंगे तो 6/5। तो ये डिवाइड बाई 5 इंटू 6, तो इसकी कैपिटल कितनी आ गई? 3,20,688। ये किसकी कैपिटल है? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म। अब इसमें से किसकी कैपिटल निकाल लेंगे? ओ की कैपिटल। तो 32688 इंटू 1/6, उसका शेयर कितना है? 1/6। तो उसकी कैपिटल कितनी आई? 53,448। ये हो गया अपना आंसर। समझ में आया सब लोग को हम लोग ने कैसे फाइंड किया? अब देखो ये हम लोग ने ओ की कैपिटल फाइंड कर दी। अब इसके बाद तो तुम्हें आता है कैसे करते हैं। ओ की कैपिटल हम लोग कहाँ लिखते हैं? एक तो बैंक में प्लस करेंगे 53,448 और इसका सेकेंड इफेक्ट इसमें लिख देंगे तो ये आ जाएगा बाय बैंक। इसमें लिख दिया हम लोग ने 53,448। बस सारे एडजस्टमेंट खत्म, हम लोग ने सब चीज फाइंड कर ली है। अब खाली क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है। टू बैलेंस कैरी डाउन, ये सबकी टोटल तुम लोग फिर से एक बार कर लेना। हम लोग ने ऑलरेडी बैलेंसेस सबके फाइंड कर लिए हैं। इसमें आया था 148,620, इसमें है 79,080, ये है 39,540 और इसमें आ जाएगा 53,448। ये हम लोग कहाँ लिख देंगे? तो अपने बैलेंस शीट में। कैपिटल अकाउंट, चारों का कैपिटल एल, एम, एन और ओ। इसकी कैपिटल है 1,48,620, ये है 79,080, फिर ये है 39,540 और इसकी है 53,448। लेट्स सी कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है या फिर नहीं हो रही है। चेक कर लेते हैं अभी।
देखो सबसे पहले इसकी कैपिटल प्लस करेंगे 267, ये आ जाएगी टोटल इसकी 3,20,688। 320,688 प्लस 1,62,000, ये टोटल आ रहा है 482,688। और ऐसे ही सेम हम लोग पहले बैंक का प्लस माइनस कर लेंगे, तो 28,000 प्लस 30,000 प्लस 53,448, तो ये आ रहा है 111,448। अब ये सब प्लस कर लेंगे, प्लस 37,240 प्लस 2,20,000 प्लस 36,000 प्लस 20,000 प्लस 58,000, तो ये आंसर आ गया 482,688। जब तुम्हारा ये आंसर एक ही बार में जब दोनों का सेम लगता है तो उसे लगता है कि हाँ हाँ मैंने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, बिल्कुल परफेक्ट किया है, और एक ही बार में टैली हो गया, मतलब फुल मार्क्स विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। ठीक है, चलो अब ये तुम लोग कॉपी करो, फिर हम लोग और भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे। अब अगर ये समझ में आ गया है तो अभी अपना सेकंड वाला पार्ट पढ़ा है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम लोग इसका फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ये लिखो।